हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आ जाइए सभी लोग। पोलिट्री अभी चल रही है तो उसी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखे थे, हम सभी ने मिलकर के देखे थे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जमानत जब्त होती है वो किस प्रकार से जब्त होती है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आ जाइए सभी लोग। आ गए? चलिए स्टार्ट करें। आज से जो है हम लोग देखते हैं आगे का। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो है सैनिक का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सैनिक का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। अर्थात राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना, थल सेना, स्थल सेना और वायु सेना, तीनों के जो होते हैं सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, युद्ध की घोषणा, अब कमांडर है तो कमांडर के द्वारा ही युद्ध लड़ा जाता है, सैनिक के द्वारा ही युद्ध लड़ा जाता है। कौन कौन याद रखिएगा? स्थल, जल और वायु। तीनों सैनिक के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, युद्ध युद्ध जो किसी देश से होती है तो उसकी शुरुआत कौन करेंगे भारत में? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है कि युद्ध का शुभारंभ किया जाए। और युद्ध का जैसे समाप्त किया जाना यानी शांति की घोषणा, युद्ध और शांति की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्षमादान पर। हाँ, एक स्टूडेंट पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे थे सर राष्ट्रपति का जो होता है पेमेंट कितना होता है। तो बाबू 2018 और 19 की जो आगे जो पेमेंट में संशोधन किया गया उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, और कोई इससे जुड़े आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट में बताइए कि सर इस प्रकार की क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए हम कमेंट को आज बंद कर रहे हैं कि आप लोग जो है कमेंट में नहीं पूछते हैं कुछ भी। ऐसा तो नहीं होगा कोई डाउट नहीं हो, कोई पूछना ही नहीं चाहता है ना? छोड़िए, अब क्या करे, कमेंट बंद बंद कर दे आज के बाद से। तो आप लोग पूछिए। एक स्टूडेंट थे जो कमेंट में नहीं पूछे तो वो डायरेक्ट मैसेज किए थे, व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि सर ये जो था पेमेंट कितना होता है इसका, तो बताए थे पेमेंट। तो ये सभी चीज़ जानने योग्य है, जाननी चाहिए आप लोग को, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं क्षमादान की। राष्ट्रपति के पास जो होता है क्षमादान होता है। क्षमादान दो व्यक्ति के पास होते हैं, एक राष्ट्रपति के पास होते हैं और एक राज्यपाल के पास होते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य में राज्यपाल, दोनों होते हैं, महामहिम दोनों को कहा जाता है ना? तो अनुच्छेद, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ। चलिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को जो है क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है, उसके बाद सजा को कम कर सकता है। अगर किसी को 20 वर्ष की सजा मिली है तो उसको 10 वर्ष 5 वर्ष कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति की अपनी इच्छा पर और उस व्यक्ति, दोषी व्यक्ति के किए गए दोष पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का वो कुकर्म किए हैं। ठीक है, तथा सजा की प्रकृति को भी बदला जा सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है तो उनको भी अगर राष्ट्रपति देखेंगे कि नहीं इसको फांसी की सजा देने से बाकी इनके घर के या परिवार के बाकी अन्य सदस्यों का जो है अस्तित्व पर खतरा आ सकता है या रहने में दिक्कत हो सकती है, तो उसे फांसी से हटा करके जो है आजीवन कारावास या 20 वर्ष का सजा कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो कर्म कैसा किया हुआ है, दोष किस प्रकार का वो किया वो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शक्ल देख करके किसी को कह देगा कि भैया आपको फांसी होने वाला था, चलिए आपको मुक्त कर दिए हम फांसी से, है ना? तो ऐसा नहीं है। तो माफ़ी जो होता है 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है क्षमा। ठीक है, क्षमा, इसके तहत किसी दोषी व्यक्ति को पूर्णतः सजा से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ माफ़ कर दिया जाता है। तो पहला कौन है? क्षमा। चलिए इस 5 को हटा के इससे अच्छा मैं लिखते जाऊँ। 1 नंबर क्षमा। ठीक है, क्षमा में लिखिएगा, इसके तहत किसी दोषी व्यक्ति को पूर्णतः सजा से मुक्त कर दिया जाता है। क्या? सजा से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है, एक क्षमा आ गया, दूसरा आता है लघुकरण। लिखिएगा दूसरा, लघुकरण। ठीक है, लघुकरण के अंतर्गत क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदलते हुए
इसकी मात्रा में कमी करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि किसी को फांसी की सजा हुआ है, उसको क्या करेगा? 20 वर्ष में तब्दील कर देना। क्या हो जाएगा? लघुकरण हो जाएगा। मतलब फांसी होने वाला था तो उसको क्या कर दिया? 20 वर्ष कैद कर दिया। तीसरा आता है परिहार। ठीक है, परिहार। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं। तीसरा आता है परिहार। परिहार के अंतर्गत क्या होता है? सजा की प्रकृति को बिना बदले हुए उसकी मात्रा में कमी करना क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। जैसे मान के चलिए 10 वर्ष की जेल की सजा हुई है, तो उसको कम करके, जेल की सजा में मतलब काम भी करना पड़ता है ना। जेल की सजा में ऐसे नहीं कि आपको आराम से खाना दिया जाएगा अंदर में, आप खाइए और घोलटिए, ऐसा नहीं होता है। पत्थर तोड़वाया जाता है, सब्जी लगवाया जाता है, हर तरह के फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाने जानते हैं उनसे फर्नीचर बनवाया जाता है। तो हर प्रकार के काम करवाया जाता है अंदर में, फ्री में नहीं रखा जाता जेल में, है ना। हर प्रकार के काम करवाया जाता है। जो नहीं काम करना जानते हैं उनको झाड़ू देते हैं कि चलो बेटा साफ करो पूरा, है ना। तो क्या होता है परिहार में कि सजा में कमी करना, है ना। मात्रा है जो इसे कर्म करके आया, मान के चलिए किसी को मौत की सजा दे के आया है तो उसको उतना ही कठिन यातना वाला जो है जेल दिया जाता है या सजा दी जाती है। तो जो कठिन यातना वाली जो सजा है उनको 10 वर्ष की, वो सजा कठिन यातना वाला ही रहेगा, लेकिन वो कितना हो जाएगा? अवधि 5 वर्ष हो जाएगी परिहार में, है ना। 10 से 5 वर्ष हो जाएगी, बल्कि जो सजा जिस प्रकार का है उसको कठिन यातना वाला, वो वैसा ही रहेगा, है ना। उसके बाद आता है विराम। तीसरा नंबर में विराम। विराम विराम के अंतर्गत क्या होता है? किसी विशेष स्थिति में, जैसे विकलांगता, कोई ऐसा दोषी है जो विकलांग हो गया हो, जेल में रहते वक्त विकलांग हो गया हो, बीमार हो गया हो, गर्भवती महिला, ठीक है, इन सभी को जो है राष्ट्रपति, इन सभी दोषी व्यक्ति को क्या करते हैं? राष्ट्रपति इनकी सजा को जो है कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं, जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति क्या करते हैं? इन पर रोक लगा दिया जाता है, इनके राष्ट्रपति के द्वारा इनके सजा पर, है ना। अभी एक मामला सुनने में आया होगा, एक लड़की थी, मुस्लिम लड़की, जो कि अपने फैमिली में लगभग 6 या 7 आदमी को, या अपने घर के सभी फैमिली को समझिए ना, चाचा, पिताजी, बाबूजी, सबको जो है, मम्मी, सबको काट कूट दिए थे अपने प्यार के लिए, है ना। तो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, तब उसी टाइम में फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, और हो गई भी थी। तो उस टाइम जो थे वो, उनका जो प्यार था इसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी। सज़ा के क्रम में ही पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा उन पर रोक लगा दिया गया था, और उन महिला को जो है, अब उनका बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, तो उनको फांसी होगी, और भारत की प्रथम महिला होगी जिसको फांसी होगी। तो नाम क्या है उसका, ये आप लोग बताइएगा, है ना। नाम क्या है और कहाँ की है ये भी आप बताइएगा। उसको बहुत जल्द फांसी होने वाली है ना। चलिए, और किस जेल में फांसी होगी ये भी बताइए कोई कमेंट में। जो लोग करंट अफेयर्स से अवेयर रखते हैं तो वो लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये चौथा होगा, तीसरा नहीं, ये चौथा होगा। पांचवा सजा जो है, पांचवा जो होता है वो है प्रविलंबन। प्रविलंबन के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए सजा पर रोक लगा दिया जाता है। अस्थायी होता है, अस्थायी रोक नहीं लगता, अस्थायी लगता है, ठीक है। मतलब कुछ दिनों के लिए ही रोक लगता है। तो आप देख लिए कि राष्ट्रपति किस प्रकार से और कितने प्रकार के क्षमा कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है राज्यपाल के पास भी होते हैं, लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड जो होती है उनको वो माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास नहीं होता है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि राजनयिक और विदेशिका के अधिकार जो होते हैं राष्ट्रपति के पास कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं विदेश के लिए जो राजदूत भेजे जाते हैं। जैसे पड़ोसी देश में जो है राजदूत होते हैं, वहाँ पर जो अपने देश के लोग रहते हैं उनके देख रेख के लिए, या उनको किसी भी प्रकार की आने जाने, इस देश से उस देश में आने जाने की असुविधा होने के लिए जो है सुविधा मुहैया कराने के लिए राजनयिक या राजदूत होते हैं, जो कि डिप्लोमेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो इनका जो नियुक्ति होता है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, सॉरी, राजनयिका और राजदूत की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। तो समझ लिए पहले पॉइंट आप, है ना। दूसरा है विदेश से आए राजदूत।
अपना देश से अगर हम अपना राजदूत किसी देश में भेजते हैं तो विदेश का भी रहता है, ये मतलब समझौता हुआ रहता है कि हमारा राजदूत आपके पास रहेगा और आपके राजदूत भी हमारे देश में रह सकते हैं, तो विदेश का भी आएगा। तो उसका परिचय पाठ जो होंगे, मिलना जुलना, वो सभी राष्ट्रपति ही करेंगे पहले, है ना। विदेश से आए राजदूत एवं राजनयिक से परिचय पाठ कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, भले वो प्रधानमंत्री के सामने हो, लेकिन राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आपके मन में, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा हो, इन सबों से संबंधित आप पूछ सकते हैं, है ना। पूछिएगा तभी तो जानकारी प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जानते हैं आपातकाल का जो अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति के पास, ये जानते हैं, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है, जेबी वीटो वगैरह भी पूछ दिया जाता है, तो इन सभी के बारे में हम जो है धीरे धीरे जानेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत जो होते हैं, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। राष्ट्रपति अपने मन से जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं करते हैं। क्या बताए थे आपको कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो जितने भी उनके मंत्रिमंडल होते हैं, उनके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही सारा काम करते हैं वो, ठीक है। नामंजूरी नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं, लेकिन नामंजूरी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, ऐसे नहीं कि मुंह से कोई बोल देंगे हाँ जी राष्ट्रपति साहब जी लगा दीजिए, ऐसे नहीं होगा, है ना। लिखित देना होगा, लिखित पर क्या होता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार अभी तक भारत में लागू हो चुका है। कौन कौन और कितना कितना ईस्वी में देख लीजिए। 1962 ईस्वी में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा कब? 1971 ईस्वी में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था। और 1975 ईस्वी में आंतरिक विद्रोह के कारण जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। समझ गए सभी लोग? अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा चुका है? बताइए सभी लोग फास्ट, कितनी बार? 3 बार। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा या अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब ये कहाँ लगा सकते हैं? तो मान के चलिए किसी राज्य में अगर चुनाव की स्थिति आती है तो सुने कि राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ये राज्यपाल के अनुशंसा पर ही लगती है, क्योंकि उस राज्य का विधानसभा भंग हो चुका होता है, तभी जाकर के क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। या किसी भी स्थिति में जो है राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या आपात स्थिति लगा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी तक भारत में 100 से अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितना बार? 100 से अधिक बार, याद रखिएगा, 100 से अधिक बार। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ लग चुका है? मणिपुर में, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक कहाँ लग चुका है? मणिपुर में। कितना बार? 10 बार, ठीक ना, याद रखिएगा। 100 से अधिक बार पूरे भारत में जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें कि अधिक से अधिक बार कहाँ लग चुका है? मणिपुर में। ये आपात नहीं, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं हम। आपात 3 बार ही लग चुका है, राष्ट्रीय आपात। कब कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में। ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्टेट वाइज होता है, या नहीं तो कई स्टेट को भी एक बार कर सकते हैं स्थिति को देख करके, लेकिन राष्ट्रीय आपात नहीं होगा ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति शासन जो सर्वप्रथम कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था, ठीक है। और सर्वाधिक टाइम तक कहाँ लगा रहा? मतलब अधिक लंबे समय तक जम्मू एंड कश्मीर में। कितने समय तक लगा रहा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और कमेंट में हम देखते हैं किसी भी स्टूडेंट का, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कमेंट में अपना आंसर देते हैं या होमवर्क पूरा करते हैं। हम तो अब से देख लीजिए कि हम सभी स्टूडेंट का नाम जो है, जो भी लाइव चैट में अभी देख रहे हैं जिनको, अगर इन सबों का कमेंट में अगर नहीं रहा, जो भी पूछ रहे हैं उनसे संबंधित अगर गलत जानकारी आपके पास है, गलत ही दो ना, तभी ना आप सीखोगे कि सही इसका क्या है। अगर नहीं रहा तो सोच लीजिए अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा कि ये स्टूडेंट जो पढ़ने वाले नहीं है इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहे हैं।
आप समझ लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 60 के तहत जो राष्ट्रपति देश के वित्तीय साख या संकट, वित्तीय मतलब समझ रहे ना, इकोनॉमिकली, है ना, संकट होने की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है ना। 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को यह भी प्रावधान है कि अगर वित्तीय स्थिति गंभीर हो जाए देश में तो आप वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। समझ में आ रही है सबको? किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन? चलिए, जो भी हो तो आप कमेंट में बताया कीजिए हमको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिसे क्या बोला जाता है? विशेषाधिकार बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए उसे न्यायालय में नहीं उत्तरदायी ठहरा सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई काम कर दिए हैं तो ये नहीं कि उसके मतलब अगर उसका शासनकाल खत्म हो गया, राष्ट्रपति के शासनकाल 5 साल का माना जाता है, उससे पहले भी खत्म हो सकते हैं, या तो उसकी मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, या नहीं तो उसके ऊपर जो है क्या लगाया जाता है, बताइए तो, बताइए। पहला तो हो गया कि वो पद पे रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाना, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो मुख्यमंत्री के लिए लाया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए लाया जाता है। बताइए। राष्ट्रपति के लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है, कोई अभी तक नहीं पूछे थे कि राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तो क्या करना होता है। चलिए ये बताइए तो आप लोग, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रपति को जो है पद से हटाने के लिए क्या करना होता है। नेक्स्ट पोलिट्री क्लास में तब हम बताएंगे। जो स्टूडेंट सही से जवाब देंगे उनका जरूर हम नाम लेंगे, और जो स्टूडेंट नहीं बताएंगे उनका भी नाम लेंगे, और किस प्रकार से लिया जाएगा ये याद रखिए, ठीक है। तो क्या कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए उसे न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। क्या? न्यायालय में उसे खड़ा नहीं किया जा सकता कि आप ऐसा काम क्यों किए, आप ऐसा काम क्यों नहीं किए। राज्यपाल और राष्ट्रपति को, दोनों को जो है कोर्ट में इसके लिए नहीं किया जा सकता कि आप ऐसा काम क्यों किए, आप ऐसा काम क्यों नहीं किए, ठीक है। ये उनका विशेषाधिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर पद पे है, किसी भी प्रकार के अनुचित, उनके पर्सनल लाइफ के द्वारा भी अनुचित कार्य हो गया है, फिर भी उस स्थिति में उसकी वारंट, उसको गिरफ्तारी वारंट जो है नहीं जारी किया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, है ना। समझ लिए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर जो है किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उससे पहले उन्हें पद से हटाना होगा। अगर बहुत ही संगीन जुर्म किए हैं तो इसके लिए जो है उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद से हटाना होगा तत्काल कार्रवाई के लिए, है ना। उस स्थिति में ना तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता, ना तो कोर्ट में लाया जा सकता है, क्योंकि महामहिम होते हैं वो, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध इसके कार्यकाल के दौरान कोई भी दीवानी मामला 2 माह पूर्व सूचना देकर के चला जा सकता है। अगर मान के चलिए कोई बहुत ही संगीन मामला है तो उसके लिए 2 माह पूर्व जो है उनको सूचना देना होगा कि आपके ऊपर इस तरह का मामला किया जा रहा है, या आपके ऊपर इस तरह का FIR किया गया, आपको जवाब देना होगा। लेकिन उस स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल खुद जो है स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने के लिए या उस केस में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। उनके द्वारा जो है वकील उनका पक्ष रखते हैं, है ना। समझे कि वो बाध्य नहीं होते हैं कोर्ट में जाने के लिए या कहीं पर उपस्थित होने के लिए। उनके द्वारा एक वकील भेज दिया जाता है, सरकारी वकील होता है, उनको भेज दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति या राज्यपाल का पक्ष रखें, है ना। यहाँ तक सभी लोग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अविवेकाधिकार, विवेक के द्वारा, बुद्धि विवेक बोला जाता है ना, अब विवेक के आधार पर जो है राष्ट्रपति कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सांसद द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए जो है भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होना चाहिए, तो वो अपने से सोच करके जो है पुनर्विचार के लिए एक बार जो है फिर से लोकसभा भेज सकते हैं कि इस पर जो है पुनः आप लोग विचार करके थोड़ा सा सुधार करके लाइए। ठीक है, अब आगे जानते हैं जेबी वीटो के बारे में। आप लोग सुने होंगे जेबी वीटो के बारे में। जेबी वीटो क्या है? ये राष्ट्रपति को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा कोई भी विधेयक आएगा तो ना तो उस पर ना कहेंगे ना हाँ कहेंगे, चुपचाप बोलेंगे रो अलमीरा में फाइल को डाल दो, ससुरा पड़ा रहेगा। तो वो डाला गया अलमीरा में, वो जेबी वीटो के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, उस पर जो है राष्ट्रपति अपना सहमति बिना कुछ कहे और सहमति जता सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं कहेगा कि हाँ ये ठीक है या गलत है, कुछ भी नहीं कहेगा, चुपचाप अपना रख देगा अपने पास, जब तक वो चाहेगा तब तक उस फाइल को रखा रहेगा। तो इसे बोला जाता है जेबी वीटो। ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग जो है अभी तक सिर्फ एक बार किया गया है, आप लोग जानते होंगे। जेबी वीटो किसके द्वारा प्रयोग किया गया है अभी तक? एक ही बार, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। ठीक है, किस समय में? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ज्ञानी जेल सिंह क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा एक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया गया और किस संबंधित? तो डाकघर अधिनियम 1986 पर कोई निर्णय नहीं दिया था। ठीक है, अगर कोई निर्णय नहीं दिया तो क्या समझ लिया जाएगा? जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। और एक होती है जब आपके लोकसभा चुनाव में जो होते हैं कोई भी दल, जैसे लोकसभा चुनाव में जो होते हैं बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं, तो कोई भी दल अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना बहुमत नहीं जुटा पाते हैं तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर जो है सबसे बड़े पार्टी को, ठीक है, विवेक के आधार पर किसी भी दल को आमंत्रित कर सकते हैं कि आप आइए और अपनी जो है बहुमत साबित कीजिए। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सबसे बड़े दल होते हैं उसी को न बुलाएंगे, ताकि वो कुछ उसको ज़रूरत पड़ेगा। अगर मान के चलिए 100 की ज़रूरत है, ठीक है, तो एक है 70 वाले, 70 नहीं, एक 50 वाले, ठीक है, एक 50 वाले, दूसरा है 25 वाले, और तीसरा भी है, नहीं, एक को 30 मान लीजिए और दूसरा को 20 मान लीजिए। तो सबसे पहले किसको बुलाना चाहिए? ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो किसको बुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक तौर पर है कि जो इनको सबसे ज़्यादा रहेगा उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो जो ज़्यादा बहुमत वाले होते हैं पार्टी, उनको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो उनके विवेक पर डिपेंड करता है। उनको बोला नहीं गया है कि जो सबसे अधिक जिसके पास सीट हो उनको आप पहले बुलाइए, ऐसा नहीं बोला गया। लेकिन विवेक के आधार पर वो सबसे पहले उन्हें ही बुलाते हैं जिनके पास ज़्यादा बहुमत हो। यहाँ तक समझ गए? समझने में किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग नहीं देते तो याद भी तो नहीं दिलाते हैं। पेड वाले बच्चे बहुत शैतान हैं। अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ तो ना याद भी नहीं दिलाते कि सर ये आप बोले थे, सेंड कर दीजिए सर, या ये चीज़ अभी तक नहीं दिए हैं सर। चलिए आगे बढ़े। अब जानेंगे कि अभी तक जो है भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं और कौन कौन से राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष बातें जानने हैं। यहाँ पर अब तक के राष्ट्रपति के बारे में आप जान सकते हैं, इनका नाम देख सकते हैं, इस लिस्ट में है, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथम जो थे, प्रथम और द्वितीय को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, प्रथम और द्वितीय से ही पूछा जाता है। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 कार्यकाल को पूरा किए, 1950 से लेकर के जो है 1962 ईस्वी तक रहे ये राष्ट्रपति के पद पर। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से, ठीक है, बिहार के ही प्रथम राष्ट्रपति थे। और द्वितीय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे, और इन्होंने एक कार्यकाल राष्ट्रपति में बिताया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब नाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फारुकुद्दीन अली अहमद, उसका नीलम, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने ही कौन सा वीटो का प्रयोग किया था? जेबी वीटो का, याद रखिएगा,
ठीक है, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। चलिए और भी है, स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना बैक वाला, चलिए ये देख लीजिए। उसके बाद है के आर नारायण, उसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी, और लास्ट जो है वर्तमान में वो कैमरे राष्ट्रपति है, 14वें राष्ट्रपति है, और वो कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। चलिए आगे बढ़िए। और रामनाथ कोविंद जो है बिहार के कौन थे, पूर्व में जो है बिहार के कौन थे वो, ये बताइएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं राष्ट्रपति से संबंधित, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। ठीक है, यह एक ऐसा राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे। ठीक है, लगातार कितना बार, 2 बार। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो कि एक दार्शनिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन को जो है हम लोग दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी नोट पॉइंट है आप जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं सबसे लगातार क्वेश्चन उठते रहते हैं। अगर एग्जामिनर का खोपड़ी घुसक जाए तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो सिलेबस है उनका उसके अकॉर्डिंग यही सब पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस बार हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बाहर से भी जितना भी अधिक हो, इंटरनेशनल न्यूज़ से भी अवेयर रहना है। न्यूज़ सभी लोग देखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सीरियल वीरियल छोड़ करके, मूवी सिनेमा छोड़ करके थोड़ा सा न्यूज़ देख लीजिएगा जब टाइम मिले। यूट्यूब का फ़ायदा उठाइए तो न्यूज़ के रूप में फ़ायदा उठाइए, है ना। चलिए, शिक्षक दिवस किसका मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद है देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनके पद पर रहते हुए जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। ठीक ना। और सबसे छोटे राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उनको पूरा करने वाले कौन थे, यही थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे छोटे कार्यकाल इन्हीं का है। ठीक ना, सबसे छोटा कार्यकाल याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है। जैसे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का देखते हैं जो कि 13 दिन का है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम दिन रहने वाले जो व्यक्ति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति है जिनका चुनाव द्वितीय वरीयता के मत से हुआ है। ठीक है, वीवी गिरी जो है द्वितीय वरीयता के मत के द्वारा जो है इनका चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के पद पर। तो यहाँ तक किसी को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक ना, नहीं आई होगी ना। चलिए आगे बढ़े। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ साथ एक और राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इनका भी जो है पद पर रहते हुए, यानी कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ के पूछ सकता है आप लोगों को कि इनमें से किन राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो दोनों का नाम तो नहीं दिया होगा, अगर दिया होगा तो ए बी बोथ रहेगा ऑप्शन में आपको, अगर नहीं तो कोई एक दिए रहेंगे इन दोनों में से। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीवन रेड्डी जो कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, है ना। नहीं तो क्या होता है कि एक पक्ष की तरफ से और एक विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट होता है, लेकिन एक ही आदमी को पक्ष विपक्ष दोनों की तरह से चुन लिया जाना, दोनों की तरफ से चुन लिया जाना क्या कहलाता है, निर्विरोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी की कॉपी में नोट होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की बात हम करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट अभी क्लास छोड़ के नहीं जाइएगा। इंग्लिश की आप लोगों की जो है क्लास के बारे में हम बहुत अच्छा से बात करेंगे। अब आप लोग की इंग्लिश शुरू भी हो जाएगी तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, तो सभी लोग बने रहिएगा लास्ट तक। उसके बाद है आर वेंकट रमन, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल के आधार पर जो है अपनी आत्मकथा लिखी है। उनका कार्यकाल कैसे बीता और वो कार्यकाल में क्या क्या काम किए अपने कार्यकाल में जब वो राष्ट्रपति पद पर थे, तो उनको लेकर के उन्होंने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है मैं प्रेसिडेंशियल ईयर। ठीक है, मैं प्रेसिडेंशियल ईयर।
उसके बाद ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ठीक है, KR नारायण जो है देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ठीक, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के एक ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ठीक ना, वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा परमाणु क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, है ना। चलिए और भी कुछ है, जैसे कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने भी अपना एक बुक लिखा है द पॉलिटिशियन एयर। क्या लिखा है? द पॉलिटिशियन एयर। ठीक है, कब लिखा था? 1996 से लेकर के 1912 के बीच में इनके द्वारा लिखा गया। इतना टाइम लग गया इसको लिखने में। ठीक ना, उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद जो है देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। ये आप लोग के मन में आया होगा कि रामनाथ कोविंद जी तो है, तो वो सभी चीज़ हम दे दिए थे। ठीक है, तो अभी तक कितने दलित राष्ट्रपति बने हैं? 2 राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक राष्ट्रपति देने वाले राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, आपको हम पूछ के जा रहे हैं यहाँ से कि सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन सा है? ये कमेंट में बताइएगा, सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य। ठीक है, HW हम देते जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो है आप लोगों को डेमो क्लास दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट पसंद किए हैं, तो उन सभी को मैं बता दूं कि बाबू इन सभी कोर्सों के लिए सबको 100 रुपया जो है आपको मेरे गूगल पे या फ़ोन पे या अकाउंट कहीं पर भी आपको ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद जो है आपको इंग्लिश क्लास की एक ग्रुप बनाई जाएगी, उसमें ऐड की जाएगी और डेली क्लास होगी। और क्लास 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 5 मार्च से स्टार्ट हो रही है। सुबह 8 बजे क्लास होगी इंग्लिश के, सुबह 8 से 9 सवा 9 तक क्लास चलेगी इंग्लिश के, और शाम में मेरी क्लास होगी। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश करना चाहते हैं आप लोग फटाफट 100 रुपया का पेमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कोर्स को जो है बाय कर लूँ। अभी 50% कोर्स को मैं 50% पेमेंट करके बाय खरीद लिया हूँ, यानी कि खरीद लिया हूँ कोर्स को, आधा पैसा दे करके आधा कोर्स खरीद चुका हूँ उनका। ठीक ना, तो ये आप लोगों को 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट जो है इस दिए गए नंबर पर जो है आप पे फ़ोन या गूगल पे के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को अकाउंट के द्वारा ट्रांसफ़र करना हो तो इस नंबर पर आप अकाउंट के द्वारा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या नहीं तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी कहीं से देखिएगा ना, किसी से हो जाएगा, नहीं तो साइबर कैफ़े जा करके आप करवा लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग जो है फिजिक्स से देखेंगे, और साथ में जो है 5 तारीख से सुबह 8 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आज से तैयार हो जाइए कि इंग्लिश क्लास करने के लिए आप लोगों को जो फ़ी रखा गया है वो फ़ी आप लोग फटाफट दे दें और क्लास करें, क्योंकि जो छूट जाएगी क्लास तो उनका रिवीजन या भरपाई कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक दिन के लिए एक क्लास की लेक्चर छोड़ी जाएगी और उसे अगले दिन क्लास के टाइम तक डिलीट कर दिया जाएगा, किसी के पास वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान में रख करके फटाफट जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।